पालमपुर गांव में गणेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी माधुरी, 7 साल का बेटा मोनू और 6 साल की बेटी पिंकी रहती थी। गणेश एक किसान था जो अपने खेत में मटर की खेती करता था, जिसे बेचकर ही वो अपने परिवार का पेट पालता था। भले ही उसकी कमाई कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गरीबी में भी खुश रहने वाला परिवार था। ऐसे ही एक रोज, बाबा मेरे स्कूल का बस्ता फट रहा है। माँ ने सिला भी था लेकिन वो फिर से फट गया। भैया का पुराना बस्ता था ना, वो शायद इसलिए। बाबा आप मुझे नया बैग दिला दो ना, स्कूल में सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। हमारी बिटिया को नया बस्ता चाहिए। ठीक है, इस बार की फसल से जो भी कमाई होगी ना, तो मैं तेरे लिए नया बस्ता ले आऊंगा। तो बस अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना, अच्छा, और खूब नाम रोशन करना अपने बाबा का। अच्छा बाबा, उसे नया बस्ता, और मैं कब से नया बैट मांग रहा हूँ, उसका क्या? चुप कर नालायक, है वो पढ़ाई की चीज मांग रही है और तू बेफालतू के पैसे खर्च करवाना चाहता है। तुझसे छोटी है लेकिन अक्ल तुझसे ज्यादा है उसमें। हाँ अच्छी बस भी कीजिए, इनका तो यही चलता रहता है। आप इन्हें जल्दी से स्कूल छोड़ाइए, नहीं तो मौसम बिगड़ रहा है, कहीं बारिश ना आ जाए। हमारे पास छाता भी नहीं है। हाँ हाँ चलो बच्चों, जल्दी चलो। माधुरी, मैं इनको छोड़कर वहीं से खेत पर चला जाऊंगा। है तुम भी घर का काम निपटा कर चली आना खेत पर। इस बार मटर की फसल अच्छी हुई है। ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार हम नया छाता और बस्ता जरूर खरीद पाएंगे। और नया बैट भी बाबा। अरे तू नहीं सुधरेगा, चल। गणेश दोनों को स्कूल छोड़कर वहीं से काम पर निकल गया। कुछ देर बाद माधुरी भी घर का काम निपटा कर खेत पर आ गई। फिर दोनों साथ में खेत पर काम करने लगे। दोनों पति पत्नी सारा दिन इसी तरह अपने खेत पर मेहनत करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बस माधुरी, अब अपनी मटर की खेती तैयार हो गई है। कल ही हम ये सब मटर उतार लेंगे। ठीक कहा जी, चलिए अब घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी घर लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें उनका मकान मालिक घनश्याम मिल गया। क्यों भाई गणेश, कहाँ मुँह छिपाता फिर रहा भाई है? भूल गया या फिर से याद दिलाऊं? इस महीने का तेरा किराया अभी बकाया है। आप मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं जल्द ही आपके पैसे दे दूंगा। वो तो तुझे देना ही पड़ेंगे, नहीं तो धक्के मारकर तुझे तेरे परिवार के साथ घर से निकाल फेंकूंगा। नहीं मालिक, बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। अरे रानी तू कह रही है तो कुछ दिन की मोहलत और दी जा। ये कहकर घनश्याम वहाँ से चला गया। दरअसल माधुरी दिखने में काफी सुंदर थी, इसलिए अक्सर गांव के कुछ लोगों की नीयत उसे देखकर बिगड़ जाती थी। मेरा बस चले तो इस गंजे के टाट पर अपनी चप्पल उठाकर मार दो। बिल्कुल भी तमीज नहीं है इसे औरत से बात करने की। जाने दीजिए ना, आप तो जानते ही हैं उनकी आदत। दोनों पति पत्नी घर आ गए। ऐसी शाम बीती और खाना खाकर वो सब नीचे चटाई बिछाकर सो गए, इस उम्मीद में कि कल से उनके दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक से आधी रात को मौसम ने करवट ली और बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ गांव में तेज बारिश और ओले पड़ने शुरू हो गए। और उस बारिश से उनकी मटर की सारी फसल खराब हो गई। बारिश थमने के साथ ही अगली सुबह वो खेतों पर भागकर गए तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। गणेश अपने मटर की हालत देखकर खेत में ही फूट फूट कर रोने लगा। ए भगवान, अब हम बर्बाद हो गए। तो हम गरीबों की जिंदगी जीते जी क्यों नरक बना देता है भगवान। अब मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें कैसे पूरी करूंगा। माधुरी काफी हिम्मत वाली थी। उसने गणेश को हौसला दिया और उसे अपने साथ घर ले आई। देखिए, कुदरत के आगे कहाँ किसी की चली है। अब जो नसीब में लिखा था वो तो होना ही था। अब आप हिम्मत रखिए, ऊपर वाले की मर्जी से ये सब हुआ है तो उसने जरूर हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अपनी फसल खराब होने से गणेश पूरी तरह से टूट चुका था। हफ्ते भर बाद घनश्याम अपने कुछ गुंडों के साथ उनके घर पहुंच गया। अब तो तू बर्बाद हो गया। तेरे तो खुद ही खाने के लाले पड़े हैं और तू मेरा किराया क्या ही देगा। इसीलिए अभी के अभी तुम सब निकलो यहाँ से। मालिक ऐसा ना करो, पहले ही हम काफी दुख में हैं, ऊपर से बाहर बारिश भी है। ऐसे में मैं अपने बीवी बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगा। तू अपने पिल्लों को लेकर जा मर्जी जा, लेकिन हाँ रानी, अगर तू चाहे तो तू मेरे साथ रह सकती है। कसम से तुझे हमेशा गोज रखूंगा। अगर अगली बार तेरे मुंह से ये बात सुनी ना तो चप्पल से ऐसी कुटाई करूंगी कि जो थोड़े बहुत बाल है वो भी नहीं बचेंगे। और तू क्या निकालेगा, हम ही जा रहे हैं घर छोड़कर। मम्मी मैं तो कहता हूँ ये मिर्च का डब्बा इसकी आंखों में उड़ेल दो, बुड्ढा खुसट कहीं का। तेरी तो खबरदार जो मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया, नहीं तो दोनों हाथ उखाड़कर ऐसे फेंकूंगी कि एक कश्मीर में जाकर गिरेगा और दूसरा सीधा कन्याकुमारी में। माधुरी अपने पति और बच्चों के साथ वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगती है, जिसके बाद बरसात शुरू हो जाती है। बारिश में भीगते हुए वो जंगल की तरफ चल पड़ते हैं।
जहाँ एक गुफा उन्हें दिखाई देती है और वो उसी में रहने लगते हैं। बाहर जोरों की बारिश और पेट में भूख, जैसे तैसे वो वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश थम जाती है। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मैं अपने साथ थोड़ा आटा लाई थी जो घर में बचा हुआ था, इन्हीं की रोटी बनाकर मैं बच्चों को खिला देती हूँ। ठीक है माधुरी, मैं भी कुछ काम ढूंढ कर आता हूँ। शाम को गणेश खाली हाथ लौटता है। कहीं काम नहीं मिला माधुरी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को क्या खिलाऊंगा। हम दोनों तो भूखे रह भी लेंगे, लेकिन ये दोनों नन्ही सी जान कैसे भूख बर्दाश्त कर पाएंगे। तभी माधुरी अपने गले में पड़ी चांदी की चेन निकाल कर गणेश को देती है। इसे देकर थोड़ा आटा ले आइए। लेकिन माधुरी, ये तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी थी ना। हाँ, लेकिन आज एक माँ को अपने बच्चों की खातिर इसे बेचना पड़ रहा है। अब ज्यादा मत सोचिए और जाइए। गणेश दुकान जाकर आटा और सामान ले आता है और माधुरी अपने खेत में जाती है जहाँ कुछ मटर की फसल टूट कर पड़ी हुई थी। उन मटर को वो अपने साथ ले आती है, जिसके बाद वो उन दानों को तेल में तल लेती है। फिर मसाला बनाकर उन तले हुए मटर को उसमें डाल लेती है और कुछ ही देर में तले हुए मटर की सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। फिर सबको खाने को परोसती है। जैसे ही वो सभी पहला निवाला मुंह में डालते हैं तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। क्या हुआ, सब्जी अच्छी नहीं बनी क्या? मम्मी, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बनी है। सच में माधुरी, इतनी अच्छी सब्जी हमने आज तक नहीं खाई। हमने क्या, किसी ने भी नहीं खाई होगी। तुमने ये कहाँ से सीखी? सच कहूँ तो सीखी नहीं, कल अपने खेत पर गई थी, वहीं से बचे खुचे मटर उठा लाई और धूप में सुखाकर उन्हें तलकर बना डाला। लेकिन ये सचमुच में कमाल के बने हैं। अगर तुम इसी का ठेला लगाकर बेचो तो तुम खूब पैसे कमाओगी। सच तो सोचना क्या, आज से ही बल्कि अभी से ही शुरू करते हैं। सब्जी अभी भी काफी बची है, मैं साथ में थोड़ी पूड़ी लगा देती हूँ। आप पतीले में ये सब्जी, डब्बे में पूड़ी और मैं थोड़े पत्ते की प्लेट और कटोरी बना देती हूँ, आप उन्हीं में देते जाइएगा। अब एक काम करते हैं, दोनों साथ में चलते हैं। तैयारी करने के बाद दोनों बाजार चले गए। तली हुई मटर की सब्जी और पूरी खा लो। है? तली हुई मटर की सब्जी? भाई ये तो पहली बार सुना। भैया कितने की प्लेट दी भाई साहब? जी सिर्फ 30 रुपए। अच्छा लगा दो फिर। माधुरी जल्दी से उसे एक प्लेट लगा कर देती है और सच में माधुरी की तली हुई मटर की सब्जी कमाल कर गई। लोगों को वो पसंद आई और अब और प्लेट की डिमांड आने लगी। क्या कमाल की सब्जी है भाई साहब। कल मैं मंदिर के बाहर भंडारा करवा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप पूरी के साथ ऐसी ही तली हुई मटर की सब्जी पूरी के साथ बनाओ। एडवांस के तौर पर ये रहे ये 30,000। पहले ही दिन उन्हें बड़ा ऑर्डर मिल गया। दोनों बड़े खुश हुए। अगले दिन माधुरी ने भंडारे के लिए वैसी ही सब्जी पूरी के साथ तैयार कर दी। भंडारे में भी सबको उनके बनाए हुए तली मटर की सब्जी और पूरी पसंद आई। अब उन्होंने खुद का ठेला खरीद कर उसमें बनाकर बेचने लगे। अब इसी तरह और भी कई ऑर्डर उनके पास आने लगे और उन्होंने खूब पैसे कमाने शुरू कर दिए। साथ ही गणेश ने अपने खेत पर ही फिर से मटर उगाने शुरू कर दिए और उन्हीं मटर को तलकर वो उसकी सब्जी बनाने लगे, जिससे उन्हें खूब मुनाफा होने लगा। अब उनके पास सब कुछ था, खुद का घर, पिंकी के लिए नया बस्ता, मोनू का नया बैट और सबका अपना अपना एक छाता। मोहन अपने आलू के ठेले को लेकर बाजार गया होता है। उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी आलू नहीं बिकता। फिर शाम को अचानक मौसम करवट लेता है। बादलों की तेज गड़गड़ाहट होने लगती है और फिर अचानक से तेज बारिश आ जाती है। हे भगवान, एक तो वैसे ही सुबह से एक भी आलू नहीं बिका, ऊपर से मेरे सारे आलू बारिश में भीगकर खराब हो गए। अब मैं क्या ही बेचूंगा। मोहन तेज बारिश में भीगता हुआ परेशान होकर घर की तरफ आ ही रहा था कि तभी सड़क पर बने एक गड्ढे में उसका पैर फंस जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। मोहन अब उसी हाल में जैसे तैसे अपने ठेले के साथ घर पहुंचता है, लेकिन उसके पैरों से काफी खून निकल रहा होता है। उसकी पत्नी रेखा और 8 साल का बेटा मोंटू और 5 साल की बेटी रिया उसे ऐसे देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। अरे ये क्या हो गया आपको? ये चोट कैसे लगी? बस यूं समझ लो रेखा, जब जिंदगी खराब चल रही हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये भी उसी का ही एक नतीजा है। कोई बात नहीं, आप कपड़े बदल लीजिए, फिर मैं दवा कर आपकी पट्टी कर देती हूँ। अब मोहन बेड रेस्ट पर ही रहता है। पहले तो जैसे तैसे घर का खर्चा चल जाता था, लेकिन धीरे धीरे बचत खत्म होने लगी और अब नौबत यहाँ तक आ गई कि घर में राशन भी नहीं रहा। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। दोनों बच्चे भी उदास बैठे थे। उनको उदास देख रेखा ने उनसे पूछा, क्या हुआ बच्चों?
तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? माँ, बाबा बाहर काम पर नहीं जा सकते और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ अपनी इस भूख का? ये है कि बार बार लग ही जाती है। लेकिन कोई बात नहीं माँ, आप उदास मत हो, हम पानी पीकर ही गुजारा कर लेंगे। ये सुनकर रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो हर जगह काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वो उदास होकर घर लौट आती है। अपने परिवार की लाचारी देख बिस्तर पर पड़ा मोहन कहता है, मुझे माफ करना बच्चों, रेखा अपनी इस चोट के कारण मैं काम पर नहीं जा पा रहा और मेरे कारण तुम सबको भूखा ही रहना पड़ रहा है। न जाने मुझे ठीक होने में कितने दिन लगेंगे, लेकिन मुझे तो डर है कहीं घर में रखे ये सारे आलू खराब न हो जाएं। अपने पति की बात सुनकर रेखा को एक विचार आता है, अगर आलू बाजार में जाकर बेचूं तो भी हमारी इतनी आमदनी नहीं होगी, और अगर ये बारिश में खराब हो गए तो हमारा काफी नुकसान होगा। इसलिए मैं सोच रही थी, अब क्यों ना हम इस आलू के समोसे बनाकर बेचें। आप तो जानते ही हैं बच्चों को मेरे हाथ के चटपटे समोसे कितने पसंद है। आप ठीक कहती हो माँ। आपको पता है, हमारे स्कूल के गेट के पास एक अंकल समोसे कचौड़ी बनाकर बेचते हैं। हमारे स्कूल के सभी टीचर्स और बच्चे उससे खरीदकर खाते हैं। एक बार रौनक ने मुझे भी दिलवाया था, लेकिन उसका स्वाद बहुत ही बेकार था। आपके चटपटे समोसे के आगे तो वो सब फेल है। हाँ माँ, अगर आप भी समोसे बनाकर बेचो ना तो आपको खूब मुनाफा होगा। बच्चे कह तो ठीक रहे हैं, तुम्हारे हाथों के चटपटे समोसे तो सचमुच बड़े ही बेहतरीन होते हैं। उन सब की बात रेखा को पसंद आ जाती है और वो अपनी चांदी की माला सुनार को बेचकर कुछ पैसे ले आती है। फिर उससे जरूरत का सामान खरीदती है। फिर अगले ही दिन उन आलू के चटपटों समोसे और साथ में खट्टी मीठी चटनी बनाकर वो बाजार में बेचने चली जाती है। चटपटे समोसे, करारे करारे समोसे ले लो, आइए आइए, और इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चटपटे समोसे खट्टी मीठी चटनी के साथ खाइए। बहन जी, समोसा लगाना, और हाँ, चटनी ज्यादा रखना है। वैसे कितने का है एक समोसा? समोसा नहीं भाई साहब, बल्कि चटपटा समोसा कहिए, वो भी सिर्फ 10 रुपए में एक। ठीक है, फिर 2 समोसे लगा दो। रेखा जल्दी से उसके लिए चटपटे समोसे लगाती है, जिसे खाते ही ग्राहक बहुत खुश होता है और वो उसकी खूब तारीफ करता है। वाह बहन जी, क्या स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। आहा, मजा ही आ गया इस बारिश के मौसम में ऐसे समोसे खाकर। ऐसा करो, 8 समोसे पैक कर दो, घर पर सबके लिए लेकर जाऊंगा, सब बहुत खुश होंगे। आहा। जी, अच्छी बात है। उस ग्राहक की ये बात आसपास के लोग सुन लेते हैं और वो सब उसके ठेले पर आते हैं और उसके समोसे खरीदते हैं। पहले ही दिन उसके सारे समोसे बिक जाते हैं। ये देख रेखा बहुत खुश होती है और वो खुशी खुशी शाम को घर चली जाती है। उस रोज वो रात को बड़े दिनों बाद सबके लिए खाने में पनीर की सब्जी बनाती है। अब ये सिलसिला हर रोज चलता है। वो रोज समोसे बनाती और बाजार में ले जाकर बेचती। ऐसे ही एक रोज वो बाजार में ठेला लगाकर खड़ी होती है कि तभी मौसम करवट लेता है। उस रोज रिया भी उसके साथ ठेले पर आई हुई होती है। हे भगवान, लगता है बहुत जोरों की बारिश शुरू होने वाली है। रिया बेटी, ठेले के नीचे त्रिपाल है, जल्दी से देना मुझे। हाँ माँ, अभी देती हूँ। रेखा जैसे ही वो त्रिपाल बांधती है वैसे ही जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। माँ, बादलों की गड़गड़ाहट से मुझे डर लग रहा है। देखो ना, बिजली भी कितनी जोरों की कड़क रही है। फिर बारिश और भी तेज और टेढ़ी होने लगती है, जिसके चलते अब त्रिपाल भी बारिश रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से सारा पानी उनके समोसों पर आ गिरता है और सारे समोसे खराब हो जाते हैं। उस रोज उनकी बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती, ऊपर से उनके सारे समोसे भी खराब हो गए। परेशान होकर रेखा घर आती है, लेकिन अगले दिन से वो अच्छे से अपने ठेले को सफेद पिन्नी बांध देती है और बाजार में समोसे बेचने निकल पड़ती है। हे भगवान, कल तो मेरा नुकसान हो गया, लेकिन आज मेरा कोई नुकसान ना हो। लेकिन तभी अचानक तेज आंधी तूफान आता है और एक बड़ा सा पेड़ आकर उसके ठेले पर गिर जाता है, जिससे उनका सारा ठेला टूट जाता है। हे भगवान, तूने हम गरीबों के नसीब में ना जाने कितने दुख लिखे। अब तो मेरा ठेला भी नहीं रहा, अब मैं अपने समोसे कैसे बेचूंगी। अगले कुछ दिन तक रेखा अब घर पर ही रहती है, लेकिन फिर एक रोज उसे एक आदमी की आवाज आती है जो सर पर टोकरी लाद कर गली गली जामुन बेच रहा था। ये देख रेखा को एक विचार आता है और वो सर पर टोकरी लाद कर समोसे बेचने निकल पड़ती है और ऊपर से
बड़ी पिन्नी से उस टोकरी को ढक लेती है। बाहर तेज बारिश शुरू होने वाली थी, लेकिन अपने परिवार का पेट पालने के लिए रेखा सर पर टोकरी उठाए बारिश में समोसे बेचने निकल पड़ती है। मोंटी भी उसके साथ काम पर जाने की जिद करता है। वो भी अपनी माँ के साथ चल पड़ता है। बारिश में गली गली घूम घूम कर वो चटपटे समोसे बेचते हैं। टोकरी को तो उन्होंने पन्नी से ढका हुआ था, इसलिए समोसे तो खराब नहीं हुए, लेकिन बारिश में भीगने के कारण मोंटी की तबीयत खराब हो जाती है और वो छींके मारने लगता है। अरे मोंटी, तेरी तो तबीयत खराब हो रही है। ऐसा कर, बारिश के मौसम में तुम काम पर मत आया करो, बेकार में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर वो दोनों घूमते घूमते रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं, जहां काफी लोगों की भीड़ होती है। अरे, यहाँ तो कितने सारे लोग ट्रेन के इंतजार में बैठे हैं। अब से मैं यही प्लेटफॉर्म पर आकर ही समोसे बेचूंगी। अगले दिन रेखा सड़कों पर घूमने की जगह प्लेटफॉर्म पर जाकर चटपटे समोसे बेचती है, जहाँ कुछ ही देर में लोगों की भीड़ उसके पास लग जाती है और लोगों को उसके समोसे काफी पसंद आते हैं और अब उसकी काफी अच्छी कमाई होने लगती है। बहन जी, आपके चटपटे समोसे तो सचमुच बहुत लाजवाब है। अब मुझे 2 समोसे और चटनी और देना जरा। अब रेखा फिर से अच्छे पैसे कमाने लगी, लेकिन अब वो साथ साथ बचत भी करने लगी। लेकिन उसका काम अच्छा चलने के कारण आसपास के फेरी वालों की बिक्री कम हो गई। अब चंदू समोसे वाले से कोई भी समोसे नहीं लेता। जब से इस औरत ने अपने चटपटे समोसे बेचने शुरू किए हैं, मेरी आमदनी काफी कम हो गई है। अब तो एक ही आइडिया है, इसको अपने साथ काम में लगा लूं। मेहनत होगी सारी इसकी और कमाई करूंगा मैं। इसी विचार के साथ वो रेखा के पास ये प्रस्ताव लेकर जाता है, लेकिन वो उसे इसके लिए मना कर देती है। रेखा के इनकार करने पर चंदू अपने आदमी को नकली पुलिस वाला बनाकर उनके पास भेजता है। चलो यहाँ से, अब से तुम यहाँ समोसे नहीं बेचोगी। लेकिन क्यों साहब, मैं तो बराबर यहाँ ये लगाने का टैक्स भरती हूँ। लेकिन तभी वहाँ असली पुलिस वाला आ जाता है, जो कि रेखा के ठेले पर रोज समोसे खाने आता था। वो उस आदमी को नकली पुलिस वाला बनने के जुर्म में अरेस्ट कर लेता है। माफ कर दो साहब, ये सब मैंने चंदू हलवाई के कहने पर किया था। फिर पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब रेखा बिना किसी डर के समोसे बेचने लगती है। कुछ दिनों बाद मोहन भी पूरी तरह ठीक हो जाता है और वो भी उसकी इस काम में मदद करने लगता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं और अपने लिए एक बड़ा पक्का घर बनवा लेते हैं, जिसमें हर सुख सुविधा होती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।